नमस्कार, आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू मैराथन है, ठीक है। और ये आपके स्पेशल जो है एससी आरओ पीएस एपीएस के लिए है। टॉप 500 एमसीक्यू हम करेंगे और उसी के जरिए से पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। और बढ़िया तरीके से वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ लगातार क्विज वगैरह चलते रहते हैं, तो उसका भी बढ़िया तरीके से लाभ उठाइए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। अब 1857 के विद्रोह की बात हुई तो 1857 के विद्रोह के बारे में थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। यहाँ कुछ आपका लिख के नहीं आएगा, यहाँ जो भी मैं बोलूँगा उसको आपको समझ के चलना है। 1857 का विद्रोह स्टार्ट होता है 19 मार्च 1857 से। 19 मार्च 1857, ये आप डेट याद रखेंगे। इस दिन क्या होता है कि मंगल पांडे जो होते हैं, मंगल पांडे जी जो होते हैं, 34वीं इन्फेंट्री थी, ठीक, बैरकपुर छावनी की, बैरकपुर छावनी की, मतलब छावनी होती थी अंग्रेजों की और वहाँ पर सैनिक होते थे और हर एक बटालियन बटी हुई थी। तो ये 34वीं इन्फेंट्री में बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे जी सिपाही थे। और ये देखते हैं कि भाई जो एनफील्ड कारतूस है, एनफील्ड राइफल में जो कारतूस पड़ते हैं ना, कारतूस, उसमें जो है गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी, दोनों की मिक्स चर्बी जो है यूज की जा रही है। और वही हमको देते हैं कारतूस की, ये लो ये कारतूस है। अब कारतूस को डालने से पहले, मतलब बंदूक में डालने से पहले मुंह में खोला जाता है। तो अब गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र होती है और सुअर जो होता है मुसलमानों के लिए हराम होता है। तो वहाँ हिंदू मुस्लिम सभी तरह के सैनिक थे। मंगल पांडे क्योंकि हिंदू थे तो उन्होंने कहा कि भाई गाय हमारे लिए माता है और हम जो है इस चर्बी का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसके चलते 19 मार्च 1857 को ये विद्रोह कर देते हैं। और इसी में एक मेजर सार्जेंट नाम के जो है लेफ्टिनेंट होते हैं, उनको गोली मार के हत्या कर देते हैं। इसके साथ ही आपके लेफ्टिनेंट बाग थे, उनको जो है तलवार से मार देते हैं, मतलब दो लोगों को निपटा देते हैं। और जब निपटा देते हैं तो फिर 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। अब फांसी दे दी गई, मामला गर्म हो चुका था, बहुत ज़्यादा सब जगह बात फैल चुकी थी। 9 मई 1857 को फिर से जो है 85 भारतीय सैनिकों ने कहा कि हम जो है कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी तक था कि मंगल पांडे ने किया तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अकेले थे, निपटा दिया तुमने, उन्हें फांसी चढ़ा दिया। लेकिन 9 मई 1857 को 9 मई 1857 को जो है 85 सैनिकों ने जो है विद्रोह कर दिया। और उसके बाद ये आग फैली, बहुत तेज़ी से फैली। इसी के चलते 11 मई 1857 को सभी विद्रोही जो होते हैं वो दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली में 12 मई 1857 को जो वहाँ के उस समय बहादुर शाह जफर थे, बैठे हुए थे, तो उनको जो है बादशाह घोषित कर दिया जाता है कि आप ही जो है अब बादशाह हैं हमारे, और आप ही के उसमें हम ये 1857 की क्रांति की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये सारी डेट आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़रूरी है। और जो 1857 की क्रांति होती है, इसमें जो इसका चिन्ह होता है, कमल का फूल होता है, कमल का फूल और रोटी, ये होता है। रोटी जो होती है ना, वो एक चौकीदार दूसरी चौकीदार को पहुंचाता है, एक गांव से दूसरे गांव तक। और कमल जो है वो सिपाही पहुंचाते हैं, एक सिपाही से दूसरे सिपाही तक। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम करते चलेंगे। यहाँ फिलहाल आप देखिए 1857 के विद्रोह में भाग लिया था तो पंजाब के शासकों ने भाग नहीं लिया था, और हैदराबाद के शासकों ने भी नहीं लिया था, मद्रास के शासकों ने भी नहीं लिया था, उपरोक्त में से किसी ने नहीं लिया था। जाहिर सी बात है, जो 1857 की क्रांति हुई वो ज़्यादातर आपका उत्तर भारत का क्षेत्र ही था जहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए है, दूसरा कारण आर है। कथन में है कि 1857 की क्रांति का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो सका। कारण क्या था कि संपूर्ण दक्षिण भारत और पंजाब का अधिकांश हिस्सा इस क्रांति से अछूता रहा था। तो देखिए, कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है। क्यों सत्य है भाई? 1857 की क्रांति सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत के क्षेत्र में ही सिकुड़ कर रह गया, क्योंकि कोई पहले से योजनाबद्ध प्लानिंग नहीं थी कि भाई हमें इस तरीके से अंग्रेज़ों को मारना है, पीटना है, भगाना है, लड़ाई लड़नी, कोई प्लानिंग नहीं थी। ये एक जो है पूरी तरीके से आप व्यवस्थित कह सकते हो, एक विद्रोह था, व्यापक था फिलहाल, क्योंकि उत्तर भारत का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं छोटा है। दिल्ली में क्रांति होती है, बिहार में होती है, ठीक है, लखनऊ में होती है,
तो ये सब उत्तर भारत के ही क्षेत्र हैं। बरेली में क्रांति होती है। तो पूरे भारत में प्रसार इसका नहीं हुआ, कथन आपका सत्य है। संपूर्ण दक्षिण भारत और पंजाब का अधिकांश हिस्सा इस क्रांति से अछूता रहा, कारण भी सत्य है। क्योंकि संपूर्ण दक्षिण भारत और पंजाब का अधिकांश हिस्सा इस क्रांति से अछूता रहा, इसीलिए पूरे भारत में इसका प्रसार नहीं हुआ। तो कथन कारण का रिलेशन बन रहा है, तो ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। और थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार, परिवहन, संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे। सही बात है, रेल भी इनके कब्जे में थी, डाक भी, तार भी, परिवहन भी। रेल कब आई थी? रेल आपकी आई थी 1856 में, और डाक भी उसी समय आया था। तो ये सारी चीज़ें जो है अंग्रेजों के पास थी। साथ ही क्रांतिकारी अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र भेजने में असफल रहते थे। तो ये भी बात है, दोनों बातें हैं, ठीक है। तो एक और दो दोनों से ही सी राइट आंसर होगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि इलाहाबाद में 1857 विद्रोह के ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे? अब जहाँ जहाँ क्रांति हुई, जैसे लखनऊ में क्रांति हुई, कानपुर में क्रांति हुई, इलाहाबाद में क्रांति हुई, दिल्ली में क्रांति हुई, तो वहाँ पर क्रांति करने वालों के नाम और क्रांति को किसने कुचला, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुचला, उनके नाम ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो इलाहाबाद में क्रांति करने वाले थे वो कौन थे? मौलवी लियाकत अली। लियाकत अली, इनका नाम आप याद रखेंगे। भाई इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था आपके मौलवी लियाकत अली ने किया था। और इलाहाबाद के विद्रोह का जो दमन किया था वो आपके कर्नल नील ने किया था। तो यहाँ कर्नल नील आपको दिख नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है डी राइट आंसर होगा। देखिए मेजर विलियम टेलर की बात करें तो इन्होंने बिहार में जो क्रांति हुई थी, कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुई थी बिहार में, तो उसका जो है दमन किया था। वहीं कैंपबेल कई जगह थे, जैसे कैंपबेल की बात करें तो बरेली का दमन कैंपबेल करते हैं। साथ में लखनऊ वाले में भी हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल साथ में रहते हैं। कानपुर में भी कैंपबेल रहते हैं, कॉलिन कैंपबेल इनका पूरा नाम होता है। और हेनरी लॉरेंस की बात करें तो हेनरी लॉरेंस आपके लखनऊ में होते हैं। तो हेनरी लॉरेंस कैंपबेल संयुक्त रूप से लखनऊ का दमन करते हैं, लखनऊ के विद्रोह का। फिलहाल जो इलाहाबाद में क्रांति हुई मौलवी लियाकत अली के नेतृत्व में, इलाहाबाद दे दे या बनारस भी दे दे तो मौलवी लियाकत अली ही थे और इन्हीं के नेतृत्व में होता है, और इसका दमन करते हैं कर्नल नील। यहाँ डी राइट आंसर होगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में प्रमुख केंद्र और विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दे रखा है। दिल्ली में किसने नेतृत्व किया? भाई जो 12 मई 1857 को सभी वहाँ पे विद्रोही पहुँचते हैं, कहते हैं कि आप जो हमारे बादशाह हैं और आप ही को जो है अब लड़ाई लड़नी है। लेकिन जो बहादुर शाह जफर होते हैं काफ़ी बूढ़े होते हैं, मतलब 80 साल प्लस उनकी उम्र होती है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो दिल्ली में उनके जो वजीर होते हैं बख्त खान, तो बख्त खान जो है नेतृत्व करते हैं दिल्ली में, ठीक। तो यहाँ मीर जाफ़र नहीं होगा, तो पहला ही आपका सुमेलित नहीं है। लखनऊ में बेगम हजरत महल करती, एकदम सही है। कानपुर में नाना साहब करते हैं, ये भी सही है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई करती हैं, ये भी सही है। बिहार में कुंवर सिंह करते हैं, ठीक। बिहार पूछ ले तो कुंवर सिंह आप बताएंगे, ठीक, कुंवर सिंह। और विलियम टेलर जो है बिहार की क्रांति का दमन करते हैं। तो यहाँ आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में जो नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ के विद्रोह का दमन कौन करते हैं? तो दमन करते हैं कॉलिन कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस। कानपुर में नाना साहब ने किया, तो कानपुर के विद्रोह का दमन किसने किया? कॉलिन कैंपबेल ने किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थे और मेजर जनरल हीरोज जो थे वो जो है इस विद्रोह का दमन करते हैं। ग्वालियर में तात्या टोपे थे, ग्वालियर भी याद रखना कि ग्वालियर में कौन थे? तात्या टोपे थे। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि भाई इल्बर्ट बिल विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था और इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए इल्बर्ट बिल विवाद कब आया? 1883 में आया, ठीक। और 1883 में जब आया तो किसका टाइम पीरियड था? तो था लॉर्ड रिपन साहब का, ठीक। लॉर्ड रिपन का जो टाइम पीरियड था 1880 से 84 के बीच में था। 1880 से 84 लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड था। वहीं लॉर्ड लिटन की बात करोगे तो 1876 से 80 इनका टाइम पीरियड होता है। इनके समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह आता है, लेकिन ये जो है इल्बर्ट बिल जब आता है उसके समय ये वायसराय नहीं होते हैं। तो पहला कथन गलत है।
जितने वायसराय उनका टाइम पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप बड़ा एग्जाम दे रहे हैं ठीक, तो आपको जो है जितने भी वायसराय उनका टाइम पीरियड अपने जहन में बैठाना पड़ेगा। बार बार क्वेश्चन आंसर करेंगे आपको याद हो जाएंगे ठीक। तो लॉर्ड रिपन जो है 1880 से 84 के बीच में होते हैं। 1883 में बिल लाया जाता है। बिल लाया इसलिए जाता है क्योंकि इसमें कहा गया कि भाई जो भारतीय न्यायाधीश होंगे, ज़्यादातर न्यायाधीश जो होते हैं वो अंग्रेज ही होते थे, लेकिन अब पढ़ाई लिखाई का सिस्टम चालू हो गया तो भारतीय भी न्यायाधीश बनने लगे। तो कहा गया इस बिल में कि देखिए जो भारतीय न्यायाधीश होंगे वो यूरोपीय नागरिक के मामलों को भी सुनेंगे और उस पर डिसीजन देंगे, उस पर अपना जजमेंट देंगे, सज़ा सुना सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं यूरोपीय न्यायाधीश को भी रास नहीं आई, ऊपर से जो यूरोपीय नागरिक थे उनको भी रास नहीं आई। बोले बहुत भाई गड़बड़ है, ये भारतीय हमारी जो है देखेंगे अब कि न्याय व्यवस्था देखेंगे, हमें डिसीजन देंगे, नहीं यूरोपीय न्यायाधीश ही हमारा डिसीजन लेंगे। तो ये नस्लीय तनाव इसमें बढ़ जाता है ठीक, और ये जो है बिल फिर वापस लिया जाता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ क्या है कि दूसरा कथन सत्य है, पहला गलत है। अच्छा, भारतीयों के मन में ये बात बैठ भी जाती है कि देखो ये सब चल रहा है, नस्लीय भेदभाव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो 1885 में कांग्रेस का गठन होता है उसमें इल्बर्ट बिल का योगदान भी होता है। जो इल्बर्ट बिल लाया गया और उसमें इस तरीके से यूरोपीय नागरिकों ने दिखाया कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, तुम इतने महान कैसे हो जाओगे, तुम हमसे बड़े कैसे हो जाओगे। तो 1885 में कांग्रेस के गठन में इल्बर्ट बिल का भी योगदान है, इतना मान के चलिए। तो यहाँ फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि भाई दूसरा आपका सही है, केवल दो सही है, आपका एक गलत है बस। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि 1857 के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दूसरा कथन है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए मामला क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि 19 मार्च 1857 ये डेट थी कि मंगल पांडे ने जो चर्बी युक्त कारतूस थे उनका प्रयोग करने से मना कर दिया। उसके बाद में उन्हें जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है, और उसके बाद में 9 मई 1857 को फिर से 85 सैनिकों ने विद्रोह किया। 11 मई को दिल्ली पहुँचे और 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार करके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो दोनों कथन सत्य हैं, सी राइट आंसर होगा। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। देखिए जो भी आपका 1857 की क्रांति हुई उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और इन किताबों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन किताबों के नाम याद रखें किसने लिखा है। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपके बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी है। वहीं जो एरिक थॉमस स्टॉक्स हैं इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का नाम है द पीजेंट एंड द राज, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। और अशोक मेहता की अगर बात करोगे भाई, अशोक मेहता ने क्या लिखा है, तो इन्होंने भी लिखा है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, ये किताब इन्होंने लिखी है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस की बात होगी तो बी.डी. सावरकर, लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो किताब लिखी है उसमें आप लगा देंगे द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो द फर्स्ट लग गया तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है, और वैसे है तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखा, बी.डी. सावरकर ने। ये सारी चीज़ें याद रखनी बस। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, किस विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। देखिए मामला क्या होता है ना कि एक पाबना जिला था, पाबना जिला था, कहाँ था, पश्चिम बंगाल में था, पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पे 1873 से 76 तक एक विद्रोह होता है जिसे पाबना विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि पाबना जिले में होता है तो पाबना विद्रोह कहेंगे। होता क्या है इसमें, जो जमींदार होते हैं बहुत ही ज़्यादा कर वसूली करते हैं। पाबना विद्रोह में जमींदार बहुत ही ज़्यादा कर वसूली करते हैं,
और जब कर वसूली बहुत ज़्यादा करते हैं तो वहाँ के जो नेता थे, वहाँ के मतलब समुदाय के नेता जो थे, जो कर देते थे, उन्होंने कहा देखो भैया, हम तुम्हारे अंडर में नहीं रहना चाहते हैं, तुम बहुत वसूलते हो, हम डायरेक्ट महारानी को कर देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे महारानी की तरफ भी लोग जाना चाहते थे, तो इन्होंने ये नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। और ये जो विद्रोह था, पाबना विद्रोह, जमींदारों के खिलाफ था, और ये 1873 से 76 में होता है। ये डेट आप याद रखना, क्योंकि कभी कभी जो है क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है। देखिए मोपला विद्रोह कब होता है, ये आपका 1921 में होता है। मोपला विद्रोह किसके विरोध में था? मोपला विद्रोह भी हिंदू जमींदारों के विरोध में था, हिंदू जमींदारों और प्लस ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों के विरोध में था। और वहाँ के मुस्लिम जो नेता थे, जो भी थे, मुस्लिम जनता थी, उसने किया था। तो 1921 में हुआ था और ये केरल में हुआ था, ठीक। और नील विद्रोह आपका 1859 से 60 में होता है, ठीक। और एका आंदोलन भी आपका 1921 से 22 में होता है, और ये अवध में होता है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि विद्रोह के बाद भारत में कंपनी 200% कर दिया गया तथा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। यहाँ ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना था विद्रोह के बाद भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। दूसरा कथन है कि भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य होंगे, और यहाँ पे भारत के शासन का अंत होगा। तो भारत के शासन का अंत होता है 1857 की क्रांति के बाद, जाहिर सी बात है, मतलब जो ब्रिटिश कंपनी होती है उनके शासन का अंत होता है भारत में, और भारत का शासन अब किसके अधीन हो जाता है? ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला जाता है। और जो है लॉर्ड कैनिंग जो होते हैं, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ते हैं इलाहाबाद के किले में, और जो लॉर्ड कैनिंग होते हैं वो अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, और वायसराय बन जाते हैं पहले वाले। तो दोनों कथन सत्य हैं। और लॉर्ड कैनिंग का जो घोषणा पत्र पढ़ा जाता है उसको भारतीय शिक्षित वर्ग का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं। औपनिवेशिक भारत में पील आयोग का संबंध किससे था? ठीक है, तो सैन्य पुनर्गठन से था। जब 1857 की क्रांति हो जाती है और 1858 का अधिनियम वगैरह आता है, तो वहाँ बात चलती है भाई क्रांति हो गई। देखो मामला क्या था कि जो सैनिक थे, भारतीय सैनिकों की तादाद ज़्यादा थी। किस में ज़्यादा थी? जो भी सिपाही होते थे उसमें भारतीय सैनिक ज़्यादा थे। तो यहाँ पर बात की गई कि अब देखिए जो पील आयोग का हम गठन करेंगे और इसके तहत यूरोपियों का प्रतिशत जो है सेना में ज़्यादा होना चाहिए, वरना फिर से ऐसी घटना हो सकती हैं। क्योंकि जो सैनिक हैं भाई, सैनिक तो भारतीय हैं, और भारतीय है तो किसान है। किसान से आप जमींदारी से लगान वसूल करते हैं, तो किसान का बेटा ही सैनिक बनता है, जाहिर सी बात है। तो उसे भी गुस्सा आएगी वहाँ पे, जब उसके घर को प्रताड़ित करोगे आप, किसी तरीके से लगान वसूलोगे। तो मतलब एक अटैचमेंट था, किसान और सैनिक का पूरा अटैचमेंट है। क्योंकि सैनिक कहाँ से आता है? किसान के घर से ही आता है। जब किसान के यहाँ भुखमरी आप पैदा कर दोगे, 50% 60% कर लगान वसूलोगे, तो क्या होगा? तो इसलिए फिर जो है विद्रोह हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यूरोपीय सैनिकों को हम ज़्यादा रखेंगे, भारतीय सैनिकों को कम करेंगे। तो पील आयोग जो है सैन्य पुनर्गठन से संबंधित है, सी राइट आंसर होगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1856, ठीक, 1856 से 62 तक लॉर्ड कैनिंग ही वायसराय थे, ठीक। और 1848 से 56 तक कौन थे? तो ये थे आपके लॉर्ड डलहौजी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि क्रोनोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। 1848 से 56 आपके लॉर्ड डलहौजी, 56 से 62 आपके जो हैं लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ही थे, सिंपल सी बात है। लॉर्ड लिटन जो है 1876 से 80 तक थे। और लॉर्ड रिपन की बात करोगे तो 1880 से 84 तक। इल्बर्ट बिल वगैरह इन्हीं के समय आता है। लॉर्ड लिटन के समय 1878 में जो है आपका क्या होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। 1877 में जो है दिल्ली दरबार लगता है।
13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। तो भाई चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग, चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग जब हुआ तब जाके मंगल पांडे को गुस्सा आया और वहीं से विद्रोह स्टार्ट होता है। तो सी राइट आंसर होगा। ठीक। और कहीं ना कहीं जो यहाँ राज्य हड़प नीति है तो ये भी जो है एक कारण है कि 1856 में आप ऐसे कानून ले आते हैं कि भाई गोद नहीं ले सकता कोई भी राजा अगर उसकी संतान नहीं है, तो ये भी एक कारण है। लेकिन जो तात्कालिक कारण है चर्बी लगी कारतूस ही है। ठीक। और द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट कब पारित हुआ, तो इसका भी रोल है 1857 की क्रांति में, कहीं ना कहीं इसका भी रोल है। क्यों रोल है, जैसे 1856 में आपका राज्य हड़प नीति लाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं रोल अदा करता है। ठीक। राजाओं को मतलब एकजुट करता है कि ये कौन कौन से नियम कानून ला रहे हो कि हम गोद नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते हैं, तो वो भी गुस्सा रहते हैं, एक साल से भरे रहते हैं। ठीक। 1856 में उसके बाद में द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट होता है 1856 में, ये भी लाया जाता है। इसके तहत ये होता है कि जो भारतीय सैनिक होते हैं उनको उनसे बिना पूछे ही समुद्र पार कहीं भेजा जा सकता था कि आपसे हम पूछेंगे जांचेंगे नहीं, ठीक है, वहाँ युद्ध हो रहा है, वहाँ सर्विस देनी है, आपको जाना पड़ेगा। और जबकि जो समुद्र पार करना होता है हिंदू धर्म में माना जाता था कि भाई बहुत पाप है, तो हिंदू ही ज़्यादा होते थे, मुस्लिम होते थे, तो वो मानते थे कि ये पाप है। तो इस तरीके से ये भी एक रोल अदा करता है कि भाई आप बिना मर्जी के उन्हें बाहर भेज रहे हैं। तो बी राइट आंसर होगा। द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट जो आता है वो 1856 में आता है। अब यहाँ देखिए जो आपका 1857 की क्रांति हुई ना, और उसमें बहुत सारे लोग हुए, उन्होंने अपने अपने राय दी कि भाई 1857 की क्रांति विद्रोह था कि युद्ध था कि जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। सबने अपने अपने दिमाग के हिसाब से, अपने दिल के हिसाब से कुछ बातें कही। तो ये आप देख सकते हैं कि भाई जो SS सेन जो थे उनके संदर्भ में 1857 का विद्रोह क्या था, तो ये आपको बताना है। तो जो SS सेन थे उन्होंने कहा था कि भाई 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप तो सैनिक विद्रोह था, मतलब शुरू में तो सैनिक ये विद्रोह था, लेकिन बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। तो ये किसका कथन था, यह आपके SS सेन का कथन था। वहीं 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह था, ये कहा था आपके जॉन ब्रूस नॉर्टन ने कहा था। ज़्यादातर आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है। ठीक। और 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था, ये कहा था आपके बेंजामिन डिजायरली ने। तो बेंजामिन डिजायरली वाला भी आपको याद रखना है। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था, ये कहा था विपिन चंद्रा ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक। सारे इम्पोर्टेंट हैं और कथन कभी पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। निम्नलिखित में से रामोसी विद्रोह का नेता कौन था। देखिए रामोसी विद्रोह जो होता है ना, रामोसी विद्रोह आपका होता है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में ये विद्रोह होता है। अब पश्चिमी घाट आपको पता है किधर पड़ता है, सतारा महाराष्ट्र। तो कभी जो है ये दे सकता है, कभी पूछ सकता है कि भाई रामोसी विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, उत्तरी घाट में। तो पश्चिमी घाट में, सतारा महाराष्ट्र दे दे या कुछ दे दे, आपका राज्य के हिसाब से दे दे, तो आपको याद रखना है। और ये 2 बार होता है। पहली बार जो होता है 1822 में होता है, दूसरी बार 1825 में होता है। 1822 में जब हुआ तो चित्तर सिंह इसका नेतृत्व करते हैं। ठीक, चित्तर सिंह। और 1825 में जब होता है तो उमा जी इसका नेतृत्व करती हैं। तो दोनों याद रखने हैं आपको। और यहाँ पर चित्तर सिंह आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और बाद में रामोसी विद्रोह मतलब प्रभावी इतना रहता है, फिलहाल दमन तो कर देते हैं अंग्रेज, लेकिन देखते हैं कि मामला सिस्टम नहीं बन रहा है, तो रामोसी विद्रोह में जो लोग होते हैं ना उनको जो है पहाड़ी पुलिस में फिर जगह देते हैं, क्योंकि ये लोग गोरिल्ला युद्ध के हिसाब से अंग्रेज़ों से पंगे ले रहे थे और अंग्रेज़ों को बहुत मज़ा दे रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने जब सारा मज़ा ले लिया तो सोचा कि अब भाई इन्हें शामिल करना पड़ेगा, काफ़ी होनहार लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। निम्न में से कौन सिल्क पेपर षड्यंत्र से संबंधित है। अब देखिए सिल्क पेपर षड्यंत्र कब होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1914 से 15, ये आप याद रखेंगे। और इसमें होता क्या था, एक पीला कलर का
सिल्क का कपड़ा होता था, उसमें चिट्ठी पत्री लिखते थे, जो भी संदेश भिजवाना होता था। तो कभी ये भी पूछ सकता है जो सिल्क पेपर षड्यंत्र था उसमें पेपर किस मतलब सिल्क का कपड़ा किस कलर का था, पीला होता था। और काबुल षड्यंत्र भी इसे कहा जाता है, ठीक, कभी पूछ दे काबुल षड्यंत्र, तो ये मान लीजिए सिल्क पेपर षड्यंत्र के बारे में ही पूछ रहा है। और इसमें जो मेन थे वो थे मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, और ये जो है खुदाई सेना से भी जुड़े थे, और ये बाद में पकड़े जाते हैं, ठीक, मतलब योजना सफल नहीं होती है। अब यहाँ देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ताना भगत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इन आदिवासियों ने सहयोग और सबने अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, यह एक आर्थिक आंदोलन था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए ताना भगत आंदोलन होता है 1914 से 15 में होता है, ठीक, और ये जो है एक सांस्कृतिक आंदोलन था। सांस्कृतिक का मतलब समझते हो ना, सांस्कृतिक का मतलब होता है जो अपनी संस्कृति में बदलाव लाते हैं। तो इसमें जो यात्रा भगत थे और जो आपके बलराम भगत थे, बाद में इनके नाम आप ध्यान रखेंगे, और देवमनिया भगत नाम की एक महिला होती है, तो ये सभी लोग इसमें होते हैं। और ये मामला ये होता है कि ये कहते हैं कि हम शराब सेवन नहीं करेंगे, एक ईश्वर में विश्वास रखेंगे, ठीक, प्रकृति की पूजा करेंगे, ये सारी चीज़ें इनकी होती हैं आइडियोलॉजी। और सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, किसी के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, और इसी से मामला गड़बड़ हो जाता है। अंग्रेज कहते हैं अच्छा तुम नौकरी नहीं करोगे तो हमें नौकर कहाँ से मिलेंगे, तो इसीलिए इस आंदोलन में फिर अंग्रेज एंट्री मारते हैं और कहते हैं ये जो तुम सांस्कृतिक आंदोलन चला रहे हो ये बहुत गलत है, ये सही नहीं है, ठीक। तो फिर यात्रा भगत को पकड़ लिया जाता है, बाद में बलराम भगत पार्टिसिपेट करते हैं, फिर देवमनिया भगत की महिला भी होती है इसमें। तो इन आदिवासियों ने असहयोग और सबने अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, एकदम सही है। और यह एक आर्थिक आंदोलन था, ये आपका गलत हो जाएगा, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था, आर्थिक नहीं था। हाँ, अर्थव्यवस्था किसकी कमज़ोर हो रही थी, अंग्रेज़ों की, तो उस हिसाब से, लेकिन इन्होंने चलाया किस हिसाब से था, सांस्कृतिक के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से कि भाई हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो यहाँ राइट आंसर आपका होगा ए। अब देखिए मुंडा विद्रोह की बात आ गई। मुंडा विद्रोह जो है आपको पता है 1899 से जो है स्टार्ट होता है, 1900 तक चलता है, ठीक। और ताना भगत आंदोलन आप ध्यान रखना वो छोटा नागपुर पठार से था, और ये भी मुंडा आंदोलन भी आपका छोटा नागपुर पठार से है, छोटा नागपुर पठार। झारखंड दे दे तो झारखंड आप लगा देंगे, ठीक। तो ताना भगत आंदोलन भी छोटा नागपुर पठार से संबंधित है, और मुंडा विद्रोह भी वहीं से संबंधित है। मुंडा विद्रोह को उलगुलान नाम से भी जाना जाता है, और महान हलचल नाम से भी जाना जाता है, महान हलचल। बिरसा मुंडा जो होते हैं वो एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल देते हैं, एकदम सही है, और दोनों कथन सत्य हैं। यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, इसमें कुछ भी पूछने की बात नहीं है, ठीक। और जो इसमें होता क्या ना, एक खुंटकटी व्यवस्था होती है, क्या होती, खुटकटी या खुंटकटी जो भी हो, खुंटकटी व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हैं अंग्रेज, ठीक। मतलब वहाँ के जो एक व्यवस्था होती है कि जो ज़मीन होती है ना, सम्मिलित रूप से सब लोग उसमें खेती करते हैं, ठीक। मतलब ये नहीं होता कि आधी खेती इनकी आधी, तो जमींदार उसमें हस्तक्षेप करते हैं अंग्रेज़ों के माध्यम से, तो उस व्यवस्था में हस्तक्षेप के लिए जो है फिर ये विद्रोह होता है। तो यहाँ फिलहाल राइट आंसर आपका सी होगा। और अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है 11 अप्रैल, ठीक, 1936 को होता है इसका गठन। और जो इसके पहले अध्यक्ष होते हैं स्वामी सहजानंद, और महासचिव जो होते हैं एन जी रंगा होते हैं। स्वामी सहजानंद आपके बिहार से थे, एन जी रंगा जो थे आपके आंध्र प्रदेश से थे। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ये। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अखिल भारतीय जो किसान सभा की स्थापना होती है भाई, वो कहाँ होती है, लखनऊ में होती है, तो ये भी पूछ सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि वर्ष 1914 में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो पद्मनाथ पिल्लई, ये राइट आंसर होगा। और ये समाज सुधार से संबंधित एक कमेटी थी। और नील विद्रोह जो आपका हुआ, आपको पता है 1859 से 60 में होता है ये विद्रोह। इसमें ज़बरदस्ती जो है किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी, ठीक, बंगाल में, और उसी के उपलक्ष्य में विद्रोह होता है।
होता क्या है, जो किसान होता है, किसान के पास भूमि होती है और भूमि के उपलक्ष्य में जो अंग्रेज होते हैं उसमें जो है अपना साइन वगैरह करवा लेते हैं कि तुम्हें जो है इस भूमि पे, इतनी भूमि पे जो है आपको नील की खेती करनी है, ये करना है। और ये जो हस्ताक्षर वगैरह करवाए जाते थे इसको कहा जाता था ददनी प्रथा। ददनी प्रथा, तो इसी ददनी प्रथा के खिलाफ में नील विद्रोह होता है। ठीक। और नील की खेती जहाँ होती है वहाँ उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाती है, वहाँ कुछ और पैदा नहीं होता है। खाने के लिए नील नहीं ज़रूरी है, खाने के लिए गेहूँ चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, मक्का चाहिए। और नील तो खाएंगे नहीं, नील तो क्या आपका एक तरीके से वो व्यापारिक फसल है। कपड़ों पे जो है रंग वगैरह लगाया जाता था, ये सारी चीज़ें होती थी। तो ये मामला था। तो नील विद्रोह में हिंदू पेट्रियट नामक अखबार ने नील आंदोलन का समर्थन किया, एकदम सत्य है। हिंदू पेट्रियट अखबार के जो संस्थापक थे वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। वहीं शिशिर कुमार घोष ने भी नील विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोनों कथन सत्य हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि पाबना किसान विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमृत बाजार पत्रिका ने पाबना विद्रोह का समर्थन किया, ये आपका गलत हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो जमींदारों की हितैषी पत्रिका थी। जमींदारों की क्या थी? हितैषी थी। और ये जमींदारों का समर्थन कर रही थी। और पाबना किसान विद्रोह, पाबना के जो पाबना जिला था वहाँ के जो किसान थे किसका विरोध कर रहे थे? वो कह रहे थे कि हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं, हम जमींदारों के अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं। और जमींदारों की जो है हितैषी पत्रिका थी, तो ये जो है विद्रोह का समर्थन क्यों करेगी? ये तो विद्रोह का दमन करने पे काम करेगी। तो पहला कथन आपका गलत है, समर्थन नहीं कर रही थी विद्रोह का, विद्रोह के खिलाफ में खड़ी थी। अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैम्पबेल ने पाबना विद्रोह का दमन किया। कैम्पबेल ने पाबना का विद्रोह का दमन नहीं किया था, इन्होंने समर्थन किया था। क्यों? क्योंकि पाबना किसान विद्रोह अंग्रेज के खिलाफ नहीं था, ये जमींदारों के खिलाफ था। तो ये आपका दोनों कथन आपके यहाँ पे गलत हैं। ठीक। कौन सा सही है? कोई सही ना, तो एक सही ना दो सही, डी राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि बंगाल विभाजन के समय 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1905 का अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो ये आपका बनारस में हुआ था। ठीक। बनारस में अधिवेशन होता है और गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं। होता क्या है कि भाई 1903 में 1 जून 1903 को एक टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है एक सिस्टम लाया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और वहीं से वो प्लान बना लेता है कि बंगाल का हम विभाजन करेंगे। ठीक। तो कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक कानून है वो कब लाया गया? तो 1 जून 1903 को लाया गया। तो होता क्या है, लॉर्ड कर्जन जो है 20 जुलाई 1905 को घोषणा कर देते हैं कि देखो हम बंगाल का विभाजन करेंगे। ठीक। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो होगा उसमें जो असम का क्षेत्र है वो सम्मिलित होगा और बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा है वो सम्मिलित होगा। साथ में जो आपका पश्चिमी होगा उसमें आपका बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सारे राज्य इसमें सम्मिलित होंगे। और जो पश्चिमी वाला था उसमें हिंदू बाहुल्य था, पूर्वी में आपका मुस्लिम बाहुल्य था। तो 20 जुलाई 1905 को ये घोषणा कर देते हैं कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे। और उसका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि जो राष्ट्रवादी क्रांति जन्म ले रही थी उसको तोड़ना था, हिंदू मुस्लिम को बांटना था कि भाई जब एक साथ रहेंगे नहीं, खुद में ही लड़ेंगे, तो फिर हमारा क्या ही विरोध करेंगे। तो 20 जुलाई 1905 को जब ये घोषणा करते हैं तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक। स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है और इसमें जो है जितने भी विदेशी वस्तु हैं उनके बहिष्कार का प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक, कि हम जो है बहिष्कार करेंगे। और कांग्रेस का अधिवेशन भी इसी समय पे होता है और कांग्रेस के अधिवेशन में यही सारी बात चलती है। भाई नरम दल वाले कह रहे थे कि हम शांतिपूर्ण ढंग से जो है प्रदर्शन करेंगे, गरम दल वाले कह रहे नहीं हम तोड़ फोड़ करेंगे, सब जगह आग लगा देंगे। तो यहीं से टकराव भी चालू हो जाता है। 1905 में जो अधिवेशन होता है बनारस का, यहीं से टकराव स्टार्ट होता है। और 1907 में जब सूरत का अधिवेशन होता है ना, तो जा करके नरम दल गरम दल में विभाजन भी होता है।
तो यहाँ फिलहाल राइट आंसर तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले होगा। 1905 के इस बनारस अधिवेशन के लिए एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देने की बात सबसे पहले की जाती है और नरम दल गरम दल के विचारों में अंतर भी यहाँ से आना शुरू हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि कांग्रेस का प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना आपके 1885 में होती है, ठीक। और कहाँ पे होती है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय एक होता है बम्बे में, ठीक, उस समय बॉम्बे कहा जाता था। तो वहीं पर जो है इसकी स्थापना की जाती है। 72 प्रतिनिधि होते हैं और ये 72 प्रतिनिधि मिल करके कांग्रेस की स्थापना करते हैं और उसी में से एक होते हैं आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो होते हैं पहले अध्यक्ष होते हैं, ठीक, जाहिर सी बात है वो हिंदू थे। तो यहाँ पूछा है प्रथम गैर हिंदू की बात की गई है, तो 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए। उसके बाद में 1886 में आते हैं दादा भाई नौरोजी और ये जो है कलकत्ता में जो अधिवेशन होता है 1886 में, वहीं पर अध्यक्षता करते हैं और ये थे पारसी। तो प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन बना? वो दादा भाई नौरोजी बनते हैं। वहीं अगर बात करोगे तुम जॉर्ज यूले, तो जॉर्ज यूले जो हैं ये 1888 में बनते हैं और इलाहाबाद का अधिवेशन होता है। इलाहाबाद, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, तो इलाहाबाद के अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी जो होते हैं दादा भाई नौरोजी के बाद में 1887 में मद्रास में अधिवेशन होता है, तो बदरुद्दीन तैयब जी जो है बनाए जाते हैं। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कब बना? तो 1887 में बना। कौन सी जगह थी? मद्रास अधिवेशन था। तो ये सारी बातें याद रखना। 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि कांग्रेस के त्रिपुरी संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पट्टाभ सीतारमैया ने सुभाष चंद्र बोस को हरा दिया, ठीक, पराजित कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए, 2 अधिवेशन होते हैं जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्षता करने का हक मिलता है, अधिकार मिलता है, लेकिन एक में तो पूरी अध्यक्षता करते हैं, जैसे आपका हरिपुरा अधिवेशन जो होता है, हरिपुरा अधिवेशन, तो वो जो है आपको पता होगा कि भाई 1938 में होता है। तो 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। उसमें राष्ट्रीय योजना समिति जो है उसका विचार जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मिल करके साझा होकर के लेकर आते हैं कि भाई एक राष्ट्रीय योजना समिति होनी चाहिए। और हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की सिफारिश भी सुभाष चंद्र बोस ही करते हैं और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में करते हैं। उसके 1 साल के बाद त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी अधिवेशन जो होता है इसमें बात चलती है किसको अध्यक्ष बनाया जाए, तो वोटिंग होती है। एक तरफ आपके सुभाष चंद्र बोस होते हैं, एक तरफ पट्टाभ सीतारमैया होते हैं। पट्टाभ सीतारमैया के ऊपर जो है वो गांधी जी का पूरा हाथ था, हाथ पैर सब कुछ था कि भाई हम तुम्हें जिताएंगे, लेकिन वोट मिलते हैं सुभाष चंद्र बोस को ज़्यादा और ये अध्यक्ष पद के लिए जो है खड़े हो जाते हैं कि भाई हम तो अध्यक्ष बन गए, अब क्या दिक्कत है। तो गांधी जी गुस्सा होकर एक जगह बैठ जाते हैं, कैसे हमारा कैंडिडेट हमने उतारा और उसको जो है हरा दिया तुमने, ऐसे थोड़े होता है। अब गांधी जी इधर चले गए, भले इधर वोटिंग तो इनको मिल गई है, लेकिन सभी लोग उठ उठ के जो है गांधी जी के पास जाने लगे कि भाई गांधी जी को मनाओ, क्या दिक्कत हो गई, क्या परेशानी हो गई। अब जो है ये मामला देखा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस अब अध्यक्ष बनते हुए भी इनके पास कोई ज़्यादा लोग थे नहीं, सब लोग गांधी जी की नाराज़गी देखकर उनकी तरफ भाग गए। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा यार बड़ी दिक्कत वाली बात है, गांधी जी को इतना बुरा लग गया। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं देखिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मुझे इससे मतलब ही नहीं, कांग्रेस से मैं निकल रहा हूँ मतलब। तो ये वाला काम हो गया और जब वो निकल जाते हैं तो राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र के स्थान पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो यहाँ पट्टाभ सीतारमैया ने सुभाष चंद्र बोस को पराजित किया, गलत है, सुभाष चंद्र बोस ने पराजित किया था। दूसरा कथन सत्य है, तो बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो ये था आपका हरिपुरा अधिवेशन और इसी में जो है हरिपुरा अधिवेशन में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने हिंदी रोमन लिपि लागू करने की सिफारिश की थी, ठीक। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना।
कराची अधिवेशन आपका 1931 में होगा, और ये जो करवाते हैं भाई वो उस समय थे वल्लभ भाई पटेल, इसकी अध्यक्षता करते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। कलकत्ता अधिवेशन कई बार होता है, 1886 में होता है, ठीक, 1886 में होता है। 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुर्तगालियों ने अपनी कोठियों की स्थापना की? गोवा, कालीकट, हुगली, कलकत्ता। तो पुर्तगाली आपको पता है 20 मई 1498 को सबसे पहले कौन आते हैं? वास्को डी गामा आते हैं। कोचीन जो आपका बंदरगाह होता है वहीं पर उतरते हैं, और राजा जमोरिन आकर के उनका स्वागत करते हैं, हार माला वगैरह पहनाते हैं, भैया आ गए तुम्हारा तो इंतज़ार था हमें, तो स्वागत वगैरह करते हैं। और तो आने के बाद में ये बहुत सारा जो है धन लेकर जाते हैं, और फिर से जो है 1502 में वापस आते हैं, और फिर जो है मारपीट चालू करते हैं, बहुत सारे सैनिक लेकर आते हैं, और फिर ये जो है 1503 में सबसे पहले कालीकट में अपना एक कोठी बनाते हैं, ठीक। उसके बाद में गोवा में, उसके बाद में हुगली, कलकत्ता में कोठी नहीं बनाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 सी राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्फांसो अल्बुकर्क 1509 में भारत आया और इससे पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया गया। इसने 1510 में बीजापुर से गोवा छीन लिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है वो 1509 में भारत आता है। इससे पहले कौन होता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो सबसे पहला जो पुर्तगाली वायसराय था वो आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, ठीक। दूसरे नंबर पे आपका था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो 1509 में ये पुर्तगाली वायसराय बनता है, और द्वितीय पुर्तगाली वायसराय था, सही है। और इसने 1510 में बीजापुर से गोवा छीन लिया। बीजापुर के जो सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे लड़ाई करता है और लड़ाई करके गोवा छीन लेता है। साथ में एक चीज़ और करता है, ये जो पुर्तगाली पुरुष होते हैं ना, पुर्तगाली पुरुष, उनसे कहता है कि देखो तुम भारतीय स्त्रियों से शादी करो, यहाँ जो है अपनी जनसंख्या बढ़ानी है तो ये सब काम करने पड़ेंगे। तो ये भी काम करता है, साथ में और भी बहुत काम करता है। देखिए 1510 में तो ये गोवा जीतता है, ठीक। इसके तुरंत बाद 1511 में ये मलक्का विजय करता है, और 1515 में ये हॉर्मुज बंदरगाह भी जीत लेता है। तो ये डेट भी ध्यान रखना है कि 1511 में मलक्का विजय की, 1515 में हॉर्मुज बंदरगाह भी इसने जीता। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, दोनों कथन सत्य यहाँ सी राइट आंसर होगा। और वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर आया था। कालीकट वर्तमान भारत के किस राज्य में है? केरल में है। जमोरिन इनका स्वागत करते हैं। और वास्को डी गामा टोटल कितनी बार आता है? 3 बार आता है भारत। कब कब आता है? 1498 में आया, तो जो भी जो है व्यापार करने के लिए यहाँ से लेकर गया काली मिर्च वगैरह, वहाँ 60 गुना मुनाफा कमाया, तो इसके होश आया कि चलो यार फिर और कमाते हैं। तो 1503 में फिर से आता है, 1503 में सेकेंड टाइम 1503 में आता है, 1502 नहीं, अभी मैंने 1502 बोल दिया था, 1503 ध्यान रखना। और 1524 में फिर आता है, ठीक। 1524 में आता है तो फिर जो है यहीं टपक जाता है, और यहीं पर जो है वास्को डी गामा ख़त्म हो जाता है, ठीक। फ्रांसीसियों द्वारा अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की गई थी? तो फ्रांसीसियों ने पहली अपनी कंपनी कब डाली? 1664 में डाली। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हो तुम, और नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में हुई। तो ये जो है भारत में अपनी पहली कोठी जो डालते हैं सूरत में 1664 में डालते हैं, ठीक। दूसरी कोठी मछलीपट्टनम में 1669 में डालते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का प्रयोग पुर्तगालियों द्वारा प्रमुखता से एशियाई क्षेत्र से व्यापार करने के लिए किया जाता था? अब देखिए ये आपका है, एशियाई जो देश हैं आपके क्या हैं, इधर वाले एशियाई देश हैं, ठीक, ये आपके एशियाई देश हैं, तो इधर ही बंदरगाह होगा कोई, तो वहीं से तो करेंगे ये व्यापार। तो एक आपका तमिलनाडु में नागपट्टनम बंदरगाह है, ठीक, नागपट्टनम, वो जो है प्रमुखता से एशियाई व्यापार के लिए प्रयोग करते थे। तो यहाँ आप लगा देंगे नागपट्टनम। इसके अलावा इनका गोवा में कालीकट, मछलीपट्टनम, हुगली सब जगह बंदरगाह थे, लेकिन जो एशियाई व्यापार के लिए प्रयोग करते थे नागपट्टनम करते थे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल पुर्तगालियों की देन मानी जाती है?
आलू, अनानास, मूंगफली। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए जो पुर्तगाली थे बहुत सारी चीज़ें लेकर आए। सबसे ज़्यादा तंबाकू पूछा जाता है, तंबाकू कौन लेकर आया? पुर्तगाली लेकर आए। आलू भी लेकर आए, अनानास भी, मूंगफली भी, इसके साथ राजमा लेकर आते हैं, ठीक, राजमा, शकरकंद लेकर आते हैं, चिली मिर्च भी लेकर आते हैं, ठीक, चिली मिर्च, काजू भी लेकर आते हैं, गेंदा का फूल भी लेकर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं, ठीक। और यहाँ पर राइट आंसर आपका डी होगा। भारत में किस राज्य में डचों ने अपनी व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना नहीं की थी? देखिए यहाँ पर आपको बताना है भाई, गुजरात में ये करते हैं, जाहिर सी बात है। बंगाल में भी करते हैं, केरल में भी करते हैं, बिहार में नहीं करते हैं। सी राइट आंसर होगा। अब गुजरात में सूरत में करते हैं, ठीक, तो 1616 यहाँ राज्य दे रखा है, ठीक, आपका जो है शहर नहीं दे रखा है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बंगाल में कासिम बाजार, चिंसुरा में करते हैं, यहाँ पे राज्य दे दिया है, ठीक। केरल में आपका जो कालीकट वगैरह है वहाँ पे करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं, बिहार में नहीं करते, ठीक। इसके साथ ही ध्यान रखना, एक चटगांव बंदरगाह था। चटगांव बंदरगाह पुर्तगालियों के अंडर में था और इसे ये महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे, ठीक, बंदरगाह की संज्ञा। तो यहाँ फिलहाल देखिए आप 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सम्राट जहांगीर से मुगल साम्राज्य के सभी भागों में कारखानों की स्थापना करने का अधिकार पत्र प्राप्त किया था? तो देखिए 1608 में जो है, 1608 में कौन आते हैं? 1608 में आते हैं कैप्टन हॉकिंस, ठीक, कैप्टन हॉकिंस जो है वो 1608 में आते हैं। लेकिन ये पूर्ण अधिकार पत्र इनसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मतलब ठीक है, सूरत में इन्होंने फैक्ट्री डलवा ली 1613 में, वो अलग बात है, लेकिन पूरी तरीके से व्यापार करने के लिए अनुमति प्राप्त नहीं कर पाते ये। तो कैप्टन हॉकिंस पहले आते हैं और 1613 में इनकी वजह से सूरत में फैक्ट्री भी पड़ जाती है, स्थायी कारखाना स्थापित हो जाता है। लेकिन फिर 1615 में आते हैं सर टॉमस रो, 1615 में, और ये जो है पूरी तरीके से मतलब मुगल साम्राज्य के सभी भागों में कारखानों की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। तो आपका बी राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भाई निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कैप्टन हॉकिंस सम्राट जहांगीर से मिलने वाले प्रथम अंग्रेज दूत थे, एकदम सही बात है, 1608 में ये आते हैं, ठीक। तो प्रथम अंग्रेजी दूत जो जहांगीर से मिलते हैं कैप्टन हॉकिंस होते हैं। जॉब चौरनाक कलकत्ता के संस्थापक सही हैं, दोनों आपके कथन सत्य हो जाएंगे, ये भी। जेराल्ड आंगियार मद्रास के संस्थापक, ये गलत है। मद्रास के संस्थापक जो थे वो फ्रांसिस डे थे, फ्रांसिस डे, और स्थापना 1639। वहीं कलकत्ता की स्थापना कब होती है? ये होती है आपकी 1690 में। जॉन मिल्टन हॉल आपका सही है, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे। तो यहाँ आपका सी राइट आंसर होगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। और ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई? ब्लैक होल एक घटना होती है, कब होती है घटित? देखिए मामला क्या होता है ना, जो सिराजुद्दौला होते हैं और वो कहते हैं इनसे, अंग्रेज़ों से, कि ठीक है तुम व्यापार वगैरह करो, क्या ही दिक्कत, क्या ही परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो अंग्रेज़ होते हैं वो जो अलीनगर होता है वहाँ पे अपना किला बनाने लगते हैं। कहते हैं हम मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन वो किला बनाने लगते हैं घेराबंदी करके कि यहाँ कोई एंट्री न कर पाए। और फिर हम बताते हैं इनको, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला का पता चलता है, वो जाते हैं और फिर बहुत मार मारते हैं। अब जब बहुत मार मारते हैं तो वहाँ पे 146 अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में जो है बंद कर देते हैं, जो लोग मरम्मत वगैरह कर रहे थे। तो 146 जो लोग होते हैं उसमें से यहाँ 146 लोग बंद किए, 146 में से 123 लोगों की मृत्यु हो गई, 23 लोग जिंदा बचे। तो जब 23 लोग जिंदा बचे तो अंग्रेज़ों ने फिर संधि वगैरह की। तो अलीनगर की संधि भी इसी के सापेक्ष में होती है। तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को घटित हुई और इसके बाद में ही अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर संधि होती है 9 फरवरी 1757 और इसके बाद में अलीनगर की संधि के बाद में प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757। तो ब्लैक होल की घटना के एक साल बाद
प्लासी का युद्ध होता है। यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शाही फरमान 1817 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियार द्वारा जारी किया गया था। अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अलीनगर की संधि तो अभी मैंने बताया 9 फरवरी जो है 1757 को होता है, तो ये आपका सही है। शाही फरमान 1817 को नहीं 1717 को जो है जारी करते हैं, फर्रुखसियार ही जारी करते हैं और कहते हैं देखो ठीक है 3000 जो पौंड है वो तुम मुझे हर साल दो और बढ़िया तरीके से निःशुल्क तुम व्यापार करो, कोई रोके टोके हमसे आओ बताओ। फर्रुखसियार को एक फोड़ा हो जाता है, उस फोड़े के इलाज के चक्कर में जो है पूरा दे देता है निःशुल्क व्यापार का जो है घोषणा पत्र। तो जो ये शाही फरमान होता है ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए जो है व्यापार के लिए मैग्ना कार्टा का काम करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान किस राज्य के शासक से प्राप्त किया था? देखिए एक तो शाही फरमान है आपका, ठीक है, 1717 में फर्रुखसियार देते हैं। एक आपका सुनहरा फरमान होता है। सुनहरा फरमान जो होता है गोलकुंडा के सुल्तान से प्राप्त होता है। और कब प्राप्त होता है? 1632 में। गोलकुंडा के सुल्तान जो होते हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह जो होते हैं, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, वो अंग्रेज़ों को मसूलीपट्टनम में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति देते हैं। जाओ भैया तुम कुछ कर वर मत देना, बढ़िया तरीके से व्यापार करो, मज़े काटो, क्या ही दिक्कत क्या ही परेशानी। तो ये मामला होता है। तो यहाँ जो है सी राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। सूची 1 में आपके कर्नाटक के युद्ध हैं और सूची 2 में जो है किस संधि के तहत जो है ख़त्म होते हैं। देखिए जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है ये आपका 1746 से 48 के मध्य हुआ था और ये जो आपका 1746 से 48 में प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है एक्सला-शापिल संधि के तहत ही समाप्त होता है। तो प्रथम कथन सत्य है। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है ये कब होता है? ये आपका 1749 से 54 में होता है और ये आपका पांडिचेरी की संधि समाप्त होता है। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो आपका होता है ये होता है आपका कब? ये होता है 1756 से 63 में, 1756 से 63 में होता है और ये पेरिस की संधि से समाप्त होता है। तीनों आपके सही हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे विस्तृत रूप में नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आप इतना मान के चलिए, आपको डेट याद रखना है, ठीक। तो यहाँ आपका ए राइट आंसर होगा। तो ये था आपका फर्स्ट लेक्चर। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए और इसकी PDF टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।